प्यारे साथियों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को चिंता थी कि आप सभी की 11 की परीक्षा कल से शुरू हो गई है। बिल्कुल सही, कल से यानी कि 13 तारीख से आपकी परीक्षा, जो कि पहली परीक्षा बच्चों के अनुसार फिजिक्स की ही है। तो साथियों, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने ज्यादा महत्वपूर्ण मैं चुन चुन के आपके लिए मेहनत करके ये प्रश्न लाया हूं, आप सभी इसको देखिएगा, समझिएगा, लगाइएगा जरूर से, क्योंकि मुझे विश्वास है, इतने सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में, मतलब डायरेक्ट आपके परीक्षा पे पेपर में सीधा छपेंगे। तो साथियों, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों को। आज की ही अंतिम रात है, सब पढ़ लो, जितना यहां पे क्वेश्चन है इसको पढ़े बिना मत जाना, सब के सब पढ़ के जाना। एग्जाम में फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर की गारंटी मेरी। तो साथियों, पढ़ डालिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक कौन सा होगा, तो अगर आप इसकी बात करते हैं कि कौन सा एसआई मात्रक होगा, तो आपका आंसर होगा वाट प्रति मोल प्रति केल्विन। ए नंबर आप लगा सकते हैं, पहला नंबर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, स्टीफन नियम के अनुसार कौन सा सही होता है। स्टीफन नियम जब आप जानते हैं तो आप जानते हैं ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ताप का चतुर्थ घात कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में यानी कि विकिरण के रूप में आती है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यदि वस्तु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया था, तब ऊष्मा उत्सर्जन की दर होगी कितनी हो जाएगी। 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री कर दिया जाता है, तब बताइए ऊष्मा उत्सर्जन की दर। आप सभी ने देखा कि जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर होती है ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर पहले ताप को T1 को अगर मैं मान लूं 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 में 273 जोड़ के पहले इसे केल्विन में चेंज करिएगा। 7 3 10 हो जाएगा, 7 8 9 और 1 10 हासिल लगा, 2 1 3, तो 300 केल्विन आ गया। ये हमारा T1 हमारा 300 केल्विन आ गया। चलिए T2 निकाल लेते हैं। हमारा कितना है, 327 है, तो 327 में अगर हम T2 बराबर मुझे दिया हुआ है 327, इसमें हम 273 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 3, 7 और 3 10 हो गया, हासिल लगा 1, 7 8 9 1 10 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, 600 केल्विन आ गया हमारा T2। तो T2 हमारा 600 केल्विन, T1 हमारा 300 केल्विन, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, जो इसमें यहाँ पे लिखा है ऊष्मा उत्सर्जन की दर, तो अगर हमारा ये रिलेशन ऊष्मा के साथ ताप का अगर सत्य है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि E1 अपॉन में E2 बराबर T1 अपॉन में T2 और इसका होल पावर 4, ऐसे करके हम दोनों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते जाइए फटाफट तरीके से। T1 का वैल्यू कितना दिया है, 300, T2 का वैल्यू 600, तो यहाँ पे रख दीजिए E1 अपॉन E2 बराबर 300 बटे में 600 बराबर क्या अनुपात 4, तो 300 से कटा 600, कितनी बार में कटेगा जी, 2 बार में, है ना, 2 बार में। 1/2 का 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 1/2 का 4, 1/2 का होल पावर कितना, 4, E1 अपॉन में E2। अब जरा बताइए फटाफट तरीके से, इसको उलट दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा। और पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16। अब इसको पलटिए तो E2 बराबर जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा 16 E1, कितना हो जाएगा, E2 बराबर 16 E1 हो जाएगा। तो यहां से जो ऊष्मा हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी, कितनी गुना, 16 गुना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके करिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट छप सकता है। आगे देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण पूछ रहा है, आपको याद होना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होगा। जल्दी बताइए,
इधर बताइए क्या होगा इसका, इसका होगा ए वेक्टर का बी माइनस बी वेक्टर जब होता है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ से दोनों साइड ए वेक्टर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा उधर जाएगा तो प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो 2ab cos थीटा साथ में हमारे पास ये आ गया 2ab cos थीटा, और बराबर क्या बचा, इधर कुछ बचा नहीं क्योंकि ये इधर से इधर आ गया तो इधर 0 बचा। अब 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा हो गया जी, 4ab cos थीटा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 4ab जो इधर गुणा हो रहा है जी उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0 के नीचे चला जाएगा तो cos थीटा बराबर 0 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4ab 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। अब cos थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है, cos में 0 किसका वैल्यू होता है, आप कहोगे सर cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, है ना, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 90 डिग्री भी दे सकता है या π/2 भी आंसर में हो तो उसको भी टिक मार दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन पहचान लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है, डायरेक्ट एग्जाम में। तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और b के बीच कोण पूछना है। देखिए ध्यान से, a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो क्या करेंगे हम, इसका ऐसे लिखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा साथियों। ऐसे किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, देखिए ऐसे भी यहाँ पे क्रॉस भी लगा के पूछ सकता है, ऐसे क्रॉस लगा देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा तो आपका ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए आप लिखोगे ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या खुलेगा, ए बी साइन थीटा खुलेगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और जब डॉट गुणन होता है तो कॉस थीटा होता है, डॉट गुणन में कॉस थीटा, तो डॉट गुणन होगा तो ए बी कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा। अब बताइए ए बी से ए बी तो दोनों साइड कैंसिल हो गया, कॉस थीटा गुणा हो रहा है इधर आएगा भागा ही हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर आया रूट 3, और रूट 3 टैन थीटा बन गया। देखो साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, टैन थीटा बराबर रूट 3, और आप सभी जानते हैं टैन थीटा में रूट 3 किसका मान होता है, टैन 60 का मान होता है। किसका मान होता है जी, टैन 60, टैन 45 का मान 1 होता है, और टैन 30 का मान 1/√3, और टैन 60 का मान रूट 3। अब यहाँ से टैन टैन कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया जी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया में कार्य करता है और संवेग वहां पे संरक्षण रहता है। याद रखिएगा रॉकेट में क्या संरक्षण रहेगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे कार्य करेगा। व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण दोनों प्रकार की तरंगों में देखने को मिलता है, चाहे वो अनुदैर्घ्य चाहे अनुप्रस्थ, तो दोनों प्रकार सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए विस्पंद होता है, विस्पंद ना, विस्पंद बहुत ही शानदार चीज है। ये क्या होता है, व्यतिकरण अध्यारोपण के कारण होता है। लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे जब अध्यारोपित करती है तो विस्पंद होता है, यानी कि व्यतिकरण इसमें आप कह सकते हैं, क्योंकि व्यतिकरण में ही अध्यारोपण जैसी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, 540 हर्ट्ज और 546 हर्ट्ज के दो तरंगों के व्यतिकरण के कारण विस्पंद की आवृत्ति होगी। जो विस्पंद आवृत्ति है वो क्या होती है समझिए, विस्पंद आवृत्ति वास्तव में दोनों आवृत्तियों का अंतर होता है। जब भी पूछे ना विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद आवृत्ति क्या होता है, n2 माइनस n1, दूसरी आवृत्ति में से पहली आवृत्ति घटा के, यानी 546 में से 540 घटा दीजिए, तो 546 में से 540 घटाइएगा तो आएगा 6 हर्ट्ज की आवृत्ति। 6 हर्ट्ज नहीं आएगा, आंसर कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर होता है। याद रखिए पथांतर हमेशा m लैम्डा का होगा, कितना होगा, m लैम्डा का, तो n लैम्डा जो है इसका पथांतर होगा संपोषी व्यतिकरण में। और विनाशी व्यतिकरण पूछे तो 2n-1 λ/2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान कहलाता है। आपको बता दूं, अगर कोई वस्तु स्थैतिक घर्षण में है और उसका महत्तम मान जानना चाहते हो तो ये कहलाता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बन जाएगा साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, सीमांत घर्षण होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाती है वो, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण कहलाती है। समतापीय प्रक्रम में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, अगर वो समतापीय प्रक्रम में है, एक
जैसा उसका ताप नहीं बढ़ रहा तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी? अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बदलेगी नहीं, तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा अचर रहती है, फिक्स रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या नहीं बदलेगा? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप, दाब और आयतन अचर नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, जबकि ऊष्मा जो है अचर रहती है। ठीक है, तो ऊष्मा जो है यहाँ पे अचर रहती है रुद्धोष्म प्रक्रम में। आगे देखिए, Cp अपॉन Cv इज ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक से बड़ा। आगे देखिए, और चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर हो जाता है, किया गया कार्य और ऊष्मा के प्रयोग की गई ऊष्मा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगला बताइए, 3i वेक्टर प्लस में 4j कैप, 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 4i कैप माइनस 3j कैप सदिशों के बीच होगा, क्या होगा, कौन सा एंगल होगा बताइए? 3i कैप प्लस में 4j कैप, और कह रहा है कि 4i कैप माइनस में 3j कैप, इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। तो अगर इनका डॉट गुणा कर दीजिए, अगर ये 0 के बराबर मिलते हैं, अगर इनका डॉट गुणा 0 के बराबर मिलता है तो पक्का इनके बीच में कैसा कोण होगा, दोनों एक दूसरे के लंब होंगे। क्यों? क्योंकि कॉस में ऐसा कब होता है, 0 0 तब होता है जब दोनों लंब होते हैं। तो चलिए देखते हैं 0 होता है क्या, आई कैप के साथ गुणा हो जाएगा, 4 तिरिक 12 बन जाएगा, प्लस माइनस बीच में माइनस, 4 तिरिक 12 भैया 12 माइनस 12 0। जब भी ऐसा कभी हो दो सदिशों का जो गुणन है वो 0 के बराबर हो जाए तो वो दोनों सदिश परस्पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी और ए वेक्टर बराबर बी बराबर सी, और ए और सी के बीच का कोण बहुत ही आसान है। ऐसी स्थिति में इसका आंसर डायरेक्ट मार दीजिएगा, ए और बी के बीच में जब कोण पूछा है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, देखिए बराबर बराबर है, ए और बी जब बराबर बराबर है और तीसरा सी कह रहा है, जब दो का जोड़ कह रहा है, दो का जोड़ बराबर सी के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो शून्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो शून्य कर दीजिएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए, तार त्रिज्या के साबुन का बुलबुला का जो अतिरिक्त दाब होता है वो होता है 4t अपॉन में r, कितना होता है, 4t अपॉन में r। आगे देखिए, 64 समान बूंद मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 64 समान बूंद मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो इस तरीके से एक बड़ा बूंद बना लीजिए और इस तरीके से एक छोटा बूंद बना लीजिए, दो बूंद बना लीजिए, ये छोटा बूंद है, इस तरीके की छोटा छोटा बूंद 64 समान बूंदें मिलकर के एक बड़ा बूंद बना रही हैं। ठीक है, तो छोटे वाले बूंद की अगर हम त्रिज्या स्मॉल आर माने तो एक छोटे बूंद का अगर आयतन लें तो 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा एक छोटे बूंद का आयतन। इस तरीके से 64 बूंदों का आयतन मिल करके बनाएगा एक बड़ा बूंद का आयतन, और बड़ा बूंद का आयतन ले लेंगे बड़ा आर ले लेंगे, इसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लेंगे। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, इधर बनेगा 64 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। अब जब मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूंगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी जो बड़ा वाले बूंद का त्रिज्या होगा वो छोटा वाला बूंद की त्रिज्या का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो गया। देखो क्या हो गया, 4 गुना हो गया, 4 आर आया। आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको बता दें एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर जो है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर है। ये तो मीटर में है, आंसर आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.45 इंटू 10⁻12 गुणे 10 की घात 3 मीटर। 10 की घात 3 मीटर जो होता है किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में 12 के बराबर हो जाएगा जी। 10 की घात 12 कौन सा हो जाएगा जी, किलोमीटर में। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 15 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 12 और 3। ठीक है, 12 और 3 में तोड़ दिया, इसलिए तोड़ा क्योंकि मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहता था। और आप जानते हैं 10 की घात 3 माने 1000 मीटर, और 1000 मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर बन के आता है। ठीक है, सब बच्चे समझ गए। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में किसका परिणामी 4 न्यूटन नहीं होगा? देखिए जब कहता है ना परिणामी 4 न्यूटन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि भाई साहब ऐसे दो सदिश जिनका योग या जिनका अंतर इससे कम या इससे ज्यादा ना आए। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, जैसे देखिए इन दोनों का जो अंतर है 4 में से 2 गया, कितना होगा, या 4 में से 2 जोड़ो तो कितना होगा इनका अंतर कभी भी इस 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या क्या है, निम्नलिखित में किसका परिणामी 4 न्यूटन नहीं होगा?
हो ही नहीं सकता। इसका जब दो राशियों का अंतर या योग 4 न्यूटन से ज्यादा या 4 न्यूटन से कम, 4 न्यूटन से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है, ज्यादा ना हो, ठीक है, योग या अंतर इससे ज्यादा ना हो। जैसे कि 2 में से 2 जोड़ा तो 4 आता है, लेकिन 2 में 2 घटाया कितना आता है, 0 आता है, तो ये सही है, 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 और 2 का अंतर क्या होता है, 2 होता है, और 4 और 2 जुड़ करके 6 हो जाते हैं, ठीक है। योग और अंतर, अंतर जो है इनका ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, अंतर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। योग इनका देखिए क्या हो जाएगा, योग 4 और 2, 4 और 2 को अगर आप जोड़िए, 4 और 2 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6, ये जो है इससे हमेशा ज्यादा है, तो ये जो है इसका आंसर सही है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 क्या आया, 2 आया, जो कि 4 से कम है, 4 से क्या है, कम है, तो ये आंसर भी सही है। आगे देखिए, यहां पे देखिए, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 6 में जब आप 2 जोड़िएगा, 6 में 2 जोड़िएगा तो ये 8 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। योग ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंतर इसका 6 माइनस 2 कितना आया, 4 आया, ये 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, आपका सही है। आगे देखिए, इसमें देखिए, इस वाले पहले वाले में देखिए, योग देखिए 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, योग ज्यादा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, अंतर 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंतर इन दोनों का निकाल के देखिए, 2 माइनस 2 कितना आया, 0, 4 से ज्यादा है क्या, 4 से ज्यादा है क्या, नहीं है, 4 के कम है, ठीक है, 0 है, तो अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, दिए गए इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे देखिए 4 के बराबर हो गया इस केस में, इस केस में उससे कम है, इस केस में क्या है, 0 ही है, ठीक है। तो अगर ये तीनों केसेस में पॉसिबल है, बट इस वाले केस में देखिए, यही चीज इस वाले केस में देखिए, 2 माइनस 2 + 8 तो 10 हो रहा है, ठीक है, योग तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंतर निकालिए 8 में से 2 का तो 6 हो गया, ये तो 4 से ज्यादा हो गया, और 4 से ज्यादा जब अंतर हो जाए तो वो क्या होगा, परिणामी कभी भी उसका 4 नहीं हो सकता, तो उसका परिणामी 4 नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा 2 न्यूटन 8 न्यूटन, याद रखिए, सही ऑप्शन इसका 2 न्यूटन 8 न्यूटन होगा, ठीक है। आगे देखिए, वृत्तीय गति में क्या बदलता रहता है, वृत्तीय गति जब भी कोई कण करता है तो उसमें हर वक्त क्या होता है, अगर वो समान चाल से भी चले तो हर वक्त उसकी दिशा बदलती रहती है। अगर वो यहाँ पे होगा तो उसकी दिशा इस ओर होगी, यहाँ पे होगा तो इसकी दिशा इधर होगी, यहाँ पे होगा तो इसकी दिशा इधर होगी, यहाँ पे होगा तो इसकी दिशा इधर होगी। चूंकि हर वक्त उसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए उसका वेग जो है फिक्स नहीं रहता, वेग क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन जो उसका त्वरण होता है, हर बिंदु पर जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। तो त्वरण फिक्स होता है, त्वरण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन वेग क्या होता है, बदलता रहता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, कौन ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा के सभी मात्रक हैं बेटा, जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, सभी ऊर्जा के मात्रक है। 1 किलोग्राम द्रव्य ऊर्जा 9 × 10⁻13 जूल, याद रखिएगा। घूर्णन की जड़ता क्या कहलाती है, घूर्णन की जड़ता, जब भी घूर्णन की जड़ता कहे ना, तो जड़ता मतलब क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ½ mv², यानी द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा और अक्ष से लंबवत दूरी पे भी निर्भर करेगा, यानी दोनों पे निर्भर करता है। आगे देखिए, 1 मीटर त्रिज्या 5 किलोग्राम के ठोस गोले के व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण पूछ रहा है। जड़त्वाघूर्ण होता है 2/5 mr² होता है प्यारे साथियों। किसके परितः, व्यास के परितः किसी गोला का, ठोस गोला का व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण 2/5 mr² फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखिएगा तो वैल्यू कैसे रखिएगा, m का द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम, तो द्रव्यमान रखिए 5, त्रिज्या है 1 मीटर, तो रखिए 1 × 1, 1 × 1, 1 का स्क्वायर हो गया, 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र किसके बराबर होता है, जब कोणीय संवेग कहते हैं तो कोणीय संवेग होता है आपका J = mvr, ये फॉर्मूला है आपका, J = mvr, ये फॉर्मूला है इसका। तो J = mvr में m तो द्रव्यमान हो गया, v वेग हो गया, और r त्रिज्या हो गई। तो प्लांक स्थिरांक अगर आप देखें ना, तो इसका विमीय सूत्र इसी के बराबर होता है, क्योंकि प्लांक स्थिरांक का जो मान होता है वो होता है जूल सेकेंड।
किसके बराबर होता है, जूल सेकंड होता है इसका मात्रक। जूल सेकंड में अगर हम निकालते हैं तो mL2T-2 जूल का हो गया और सेकंड का T हो गया। सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा mL2T-1, ये होता है प्यारे साथियों। अगर इसका निकालिए कोणीय संवेग का, तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, mvr का कितना हो जाएगा, m का तो m हो गया, द्रव्यमान वेग का हो गया LT-1 और यहाँ पे क्या हो गया r कितना हो गया, l हो गया। ठीक है, सबको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा mL2T-1। ठीक है, दोनों बराबर है। तो कोणीय संवेग का जो विमा होगा, mvr का जो विमा होगा, कोणीय संवेग का जो भी विमा होगा वो किसके बराबर है, प्लांक स्थिरांक के विमा के बराबर है, क्योंकि प्लांक स्थिरांक का जो मान होता है वो किसके मात्रक किसके बराबर है, जूल सेकंड होता है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। आगे देखिए, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है, जो घूर्णन त्रिज्या का मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा, फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या होगा। सभी बच्चे फटाफट जल्दी से बता दीजिए, घूर्णन त्रिज्या। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे घूर्णन त्रिज्या का मात्रक घूर्णन त्रिज्या का मात्रक बताइए फटाफट। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, मीटर। क्या बात है, क्या बात है, सभी बच्चों को मैं देख रहा हूँ, वाह वाह क्या बात है। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर है। क्या बात है, तो भाई अब मीटर ही ना होगा, त्रिज्या है तो इसका मात्रक तो हमेशा मीटर ही होगा। ठीक है, लंबाई का मात्रक जैसे मीटर होता है तो त्रिज्या का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल यानी कि एक ऐसा बल जो कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर सिर्फ निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है प्यारे साथियों। कैपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। कोणीय संवेग याद रखिए, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान महत्तम होता है, तो आपको बता दूं ध्रुवों पर प्यारे साथियों, टॉप पर ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। घर्षण गुणांक और घर्षण कोण के बीच संबंध म्यू बराबर tan अल्फा या tan लैम्डा, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा E है, तब संवेग होगा। तो आपको मैं बता दूं कि गतिज ऊर्जा के बराबर होता है कितना, हाफ mv², यही होता है। अगर मैं m से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे m हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हाफ m इंटू वी का होल स्क्वायर बटे में m हो जाएगा, और m इंटू वी आप जानते हैं p होता है, यानी कि संवेग होता है। तो संवेग का स्क्वायर p का स्क्वायर अपॉन में नीचे 2m हो जाएगा, और चूंकि गतिज ऊर्जा को इसने E बोला है तो हम यहाँ पे k ना लिख करके इसे E से शो करेंगे। इधर 2m इधर आएगा, गुणा हो जाएगा तो 2me बन जाएगा, इधर p स्क्वायर, अब स्क्वायर है इधर तो इधर आएगा रूट बना लेगा, तो p बराबर आ जाएगा √2me। ये आएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर C होगा। क्या होगा, C, √2me। याद रखिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 30 मीटर पर सेकंड से गतिशील कण की गतिज ऊर्जा E है, तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील कण का ऊर्जा होगा। बहुत आसान है प्यारे साथियों। अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील ऊर्जा K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv² है, यानी V के स्क्वायर पे निर्भर करता है, वेग के वर्ग पे निर्भर करता है, तो जरा मुझे बताइए कि अगर K1 अपॉन में K2 निकालूं तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा V1 अपॉन में V2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अगर यहाँ पे K1 जो है E दिया है, K1 कितना दिया है E, K2 को आप K2 लिखा रहने दीजिए, V1 का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 लिख दीजिए, V2 का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 10 से 20 कट गया, 10 दूनी 20, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। E अपॉन में K2, आपको चाहिए K2, तो K2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से तिर्यक गुणा करिए, K2 उधर चला गया, 4 इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा K2 बराबर 4E। कितना हो जाएगा, 4E, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4E आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट जल्दी जल्दी सभी बच्चे। एक मोटर 1000 न्यूटन तनाव वाले को तार को 20 मीटर पर सेकंड के से लपेटती, तब इसकी शक्ति कितनी होगी। शक्ति P बराबर आप सीधा गुणा कर दीजिए, जो तो भी तनाव बल है उसको उसके वेग से गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 1000 गुणे में कितना 20 से गुणा कर, जैसे ही गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा,
3 और 1 4 कितना हो गया जी, या फिर आप 20 को डायरेक्ट लिख करके इसके 3 जीरो को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 जीरो और वाट लगा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगर 3 जीरो लिखा है तो आप यहाँ पे किलो वाट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किलो वाट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 किलो वाट, आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जड़त्वागुण कैसा ही मात्रक होता है, जड़त्वागुण जो होता है आई बराबर एम वी स्क्वायर आप लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई बराबर एम वी स्क्वायर है, एम द्रव्यमान हो गया किलोग्राम और वेग हो गया मीटर का स्क्वायर, ठीक है, वेग क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर की जगह पे वी आप दूरी क्यों लेंगे, आप दूरी को आप एम आर लीजिए ना, दूरी को आप आर लीजिए तो एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर होता है या एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बताइए, पृथ्वी सतह से पलायन वेग होता है, जो पलायन वेग होता है वो 11.2 हो सकता है या 11.3 भी कहीं कहीं लिखते हैं किताबों में। आप 8√2 को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उतना ही आएगा, तो 8√2 आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्था गुणांक प्यारे साथियों। तो प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होगा, ठीक है। आगे देखिए, ताप बढ़ने पर हवा की श्यानता, आपको मैं बता दूं जो श्यानता होती है, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, लेकिन जो गैसें होती हैं उनकी श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, तो यहां पर बढ़ती है होगा, ठीक है। हवा की श्यानता, हवा चूंकि गैस है और गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगी, याद रखिएगा। आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण का मान म्यू बराबर tan अल्फा, रिपीट हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब श्रोता स्रोत की ओर गतिशील हो तो स्रोत का आभासी आवृत्ति प्रतीत होगी। आप बताइए, आप की तरफ कोई बाजा चलता चला आ रहा है, तो आप बताओ बाजा की आवाज आपको तेज सुनाई पड़ेगी कि धीमा सुनाई पड़ेगी, आप कहोगे सर तेज सुनाई पड़ेगा, तो आवृत्ति आपको कैसा प्रतीत होगा। अगर कोई बाजा आप खड़े हो और चलता चला आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, डीजे वाला चलता चला आ रहा है, तो आपको आभासी क्या होगा, प्रतीत, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बताइए, चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, 1/6 बेटा, जी का मान 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 3 आई कैप और 4 आई कैप के बीच का कोण, ये तो आपको मैं बता चुका हूं ना, 3 आई कैप 4 आई कैप के बीच सदिश का बीच क्या होगा, ऐसे लिख लीजिएगा, 3 आई कैप प्लस में 4 आई कैप, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा डॉट 4 आई कैप माइनस में 3 जे कैप, सॉल्व कर लीजिए, 4 तिरिक 12 और प्लस माइनस बीच में माइनस, 4 तिरिक 12, 12 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कॉस में कौन सा 0 होता है, कॉस में होता है 0, 90 डिग्री का मान, यानी दोनों सदिश आपस में कैसे होंगे, लंबवत होंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम अलग होता है, दूध से क्रीम जो होता है वो अपकेंद्र बल के कारण अलग होता है। जब मथानी ऐसे ऐसे मारा जाता है तो क्रीम पर लगता है अपकेंद्र बल, जिसके कारण वो चिपक जाता है जो बर्तन होता है उसकी तली पर, ठीक है, उसके बाहर वाली सतह पर, ठीक है। तो अपकेंद्र बल के कारण प्यारे साथियों, याद रखिए। आगे देखिए, एम द्रव्यमान का कण अचर चाल से वृत्तीय पथ पर आर त्रिज्या में घूम रहा है, तब अभिकेंद्र त्वरण होगा, अभिकेंद्र त्वरण ये बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो जो भी ऑप्शन सही दिखे, पहला ऑप्शन सही है, पहला मार दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, पृष्ठीय तनाव का विमीय सूत्र होता है, पृष्ठीय तनाव T बराबर होता है F अपॉन में L, F अपॉन में L होता है प्यारे साथियों। F होता है ML_T-2, बल का विमा और नीचे लंबाई हो गई, L का विमा, लंबाई का विमा। अब ये L से एक L कट गया तो L 0 हो गया, तो क्या आ गया, ML0, क्योंकि L से L कट चुका है तो L का पावर 0 हो गया, और T माइनस कितना हो गया, T-2, ये हो गया ML0 T-2, ये आएगा आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है किसके ऊर्जा पर आधारित है, बताइए जल्दी से, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, फटाफट सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, बर्नौली प्रमेय आधारित है सभी बच्चे फटाफट बताइए बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है। तो आपका आंसर होगा प्यारे साथियों कि बर्नौली प्रमेय ऊर्जा पर आधारित है कि संवेग पर आधारित है, जी ऊर्जा पर आधारित है कि संवेग पर, भाई साहब बर्नौली प्रमेय आपकी ऊर्जा पर आधारित हो जाएगी ना, फिर इस हिसाब से जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में सब बच्चे सही बताइएगा, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, ठीक है किस पर आधारित है, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से फटाफट तरीके से।
ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है भाई, ऊर्जा के संरक्षण पर। सब बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। आगे बताइए, तरल वेग से घटती सीमांत वेग की त्रिज्या क्या होगी? जो सीमांत वेग की त्रिज्या होती है वो बिल्कुल बिल्कुल जो हमारी गोली की त्रिज्या होती है ना, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो गोली की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। 327 डिग्री सेल्सियस का केल्विन ताप पर पैमाने पर मान होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का प्यारे साथियों, 327 डिग्री सेल्सियस में आपका केल्विन पैमाने पर जब आप निकालोगे तो इसमें 273 जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा केल्विन पैमाने पर मान। जोड़िएगा जैसे तो 7 3 10 का 0 और फिर हासिल 1 लिख गया, 7 1 8 9 10, हासिल 1 लग गया, 2 1 3 3 3 6, 600 केल्विन हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका डी नंबर सही ऑप्शन। प्यारे साथियों, इतने क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार और रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सब दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट सेशन है, कल की परीक्षा में आपको करना है एक जबरदस्त तरीके से प्रहार, और यह वादा है हमारा आपका कि मिल करके इस बार 11 में तो फोड़ेंगे ही और बोर्ड में भी टॉप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और शानदार वीडियो से। आप सबके साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।